बेटा हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब एक बात और होती है इसमें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते समय हमको एक रेफरेंस लेवल लेना होता है जहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो मानी जाए। यूजुअली ये रेफरेंस लेवल इन्फिनिटी पर होता है, पर वो ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ की सरफेस के पास हैं उनके लिए कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए उन ऑब्जेक्ट्स के लिए हम रेफरेंस लेवल ले लेते हैं सरफेस ऑफ अर्थ। रेफरेंस लेवल का सिर्फ इतना मतलब है कि जहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो मानी जाए, तो हम सरफेस ऑफ अर्थ को मान लेते हैं रेफरेंस लेवल, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो कंसिडर करते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट को मान लिया h हाइट पर ले जाया गया, अर्थ की सरफेस से उठाकर h हाइट पर ले जाया गया, जितना वर्क करना पड़ेगा वो उस ऑब्जेक्ट की h हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो हम कंसिडर करते हैं से ये सरफेस ऑफ अर्थ है और यहाँ m मास की एक बॉडी रखी है। इस बॉडी पर mg फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करता है। अगर हम इसे विदाउट एन एक्सेलरेशन मूव कराना चाहते हैं तो हमें अपवर्ड डायरेक्शन में भी इतना ही फोर्स लगाना होगा, तभी ये विदाउट एक्सेलरेशन मूव करेगा। और से इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में मैं इसे यहाँ तक ले आया अप टू अ हाइट h। तो इस पूरी मूवमेंट में कितना वर्क करना पड़ा? वर्क डन इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। Force which we have applied is mg and displacement is h. So total work is mgh, and this work is stored in the body in the form of gravitational potential energy. Gravitational potential energy को हम capital U से denote करते हैं। So gravitational potential energy of an object of mass m at height h above the surface of earth is mgh. And we have to remember that this formula comes when reference level is taken as the surface of earth. Next thing is potential energy of a spring, elastic potential energy of a spring. Elastic potential energy of a spring. देखते हैं कितनी आएगी। देखिए बेटा, मैं एक स्प्रिंग कंसिडर कर रहा हूँ डिफरेंट सिचुएशंस में। से ये एक वॉल है जिससे स्प्रिंग अटैच्ड है, और डिफरेंट केसेस में मैं स्प्रिंग की सिचुएशन ड्रॉ करूंगा। देखिए, एक स्प्रिंग है जिसके साथ एक मास अटैच्ड है, और ये जो सरफेस शोन है यहाँ, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। मास इसके साथ अटैच्ड है m। अभी ये स्प्रिंग अपनी मेन पोजीशन में है, इसको स्ट्रेच नहीं किया गया है, ये इसकी मेन पोजीशन है। ड्रॉ कर देता हूँ। ये डैश्ड लाइन इसकी मेन पोजीशन को शो कर रही है। तो अभी इसका डिस्प्लेसमेंट है ज़ीरो, मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, पॉइंट ए बोल रहा हूँ मैं इसको। फिर
इस स्प्रिंग को हमने खींचा, थोड़ा खींच के हम इसे डिस्प्लेस करा दिया हमने, से ये यहाँ आ गया। मास m ही है, इस पॉइंट को बोल रहा हूँ मैं b, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये है x। फिर जब हम इस स्प्रिंग को छोड़ते हैं, अब यहाँ तो अभी तो क्या होता है, इस स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है जो इसे वापस ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। अगर हम छोड़ दें तो ये स्प्रिंग तेज़ी से इधर जाता है और मेन पोजीशन को ये मास क्रॉस कर जाता है, अपने इनर्शिया की वजह से इधर चला जाता है। ये आ गया से, अब यहाँ मास, वही मास है m और ये पोजीशन है c। इस समय इसका डिस्प्लेसमेंट अगेन x है, उतना ही मान लेते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट अभी भी कितना है, x ही है मेन पोजीशन से। अब फिर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा और ये मेन पोजीशन में वापस आएगा। वापस से ये वाली सिचुएशन में आ गया। ये पॉइंट D, मास m। एक फिजिसिस्ट थे हुक, उन्होंने बोला कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, मतलब वो फोर्स जो स्प्रिंग को ओरिजिनल पोजीशन में ले जाना चाहता है, ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या हम क्या कह सकते हैं, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। यहाँ माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट पॉइंट B की तरफ होगा तो फोर्स मेन पोजीशन की तरफ है, यानी कि लेफ्ट की तरफ। डिस्प्लेसमेंट पॉइंट C की तरफ होगा तो फोर्स राइट डायरेक्शन में है। मतलब जो फोर्स होगा रिस्टोरिंग फोर्स, वो हमेशा किधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, यानी कि मेन पोजीशन की तरफ। और K कहलाता है एक कांस्टेंट है K, जिसे कहते हैं हम स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग को अगर विदाउट एन एक्सेलरेशन स्ट्रेच करना है, अगर स्प्रिंग को विदाउट एन एक्सेलरेशन स्ट्रेच करना है, तो हमें इस फोर्स के अपोजिट इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। मैं उस फोर्स को बोल देता हूँ से F डैश। तो F डैश कितना होना चाहिए, माइनस F, यानी कि KX। इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में से स्प्रिंग को मैं dx डिस्प्लेसमेंट मूव कराता हूँ, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, F डैश dx, और ये dw के इक्वल है। तो टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग इट थ्रू x, मतलब 0 से x तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx, दैट इज 0 टू x, f डैश x किसके इक्वल है, kx dx। अब k है कांस्टेंट, k तो बाहर आ जाएगा, तो यहां क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू x। इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला यहाँ यूज होना है वो है x रेज टू पावर n dx इक्वल्स टू x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। हमारे पास है इंटीग्रेशन x dx, मतलब x रेज टू पावर 1 dx, it will be x raised to power 1 plus 1 divided by 1 plus 1, that is x square by 2। तो ये बन जाता है k x square by 2 from 0 to x। अब लिमिट्स प्लेस की जाएंगी, तो हमारे पास आता है k x square by 2 माइनस 0 square by 2, और वी कैन राइट सिंपली हाफ के एक्स स्क्वायर। ये वर्क डन है स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में किया गया वर्क, और यही वर्क उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। इसको आप एक और मैनर से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कर्व प्लॉट कीजिए। ये अप्लाइड फोर्स इधर, और दूसरे एक्सिस पर हम प्लेस करेंगे डिस्प्लेसमेंट।
इधर हम मार्क कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, के एक्स, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट एक्स। अब क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और कौन सा फोर्स, अप्लाइड फोर्स की बात कर रहे हैं, एफ डैश एक्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो ग्राफ आएगा वो एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका स्लोप के इक्वल होगा, डिपेंड करता है स्प्रिंग टू स्प्रिंग वेरी करेगा, कितना भी हो सकता है। तो से ये आया ग्राफ। इस ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा वो एफ डैश एक्स और एक्स का डिस्प्लेसमेंट मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि वर्क डन के इक्वल होगा। तो अगर हम इस ग्राफ के अंडर बाउंडेड एरिया कैलकुलेट कर लें, ये वाला एरिया, दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, और यही पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो एरिया किसके इक्वल होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज एक्स एंड हाइट इज एफ डैश, दैट इज के एक्स, that is half kx square, and this work is potential energy of the spring। तो आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं।